हेलो एवरीवन। नमस्कार, मैं नीरज सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी लोग यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8 के विज्ञान भारती थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग अभी तक 1 से 7 लेसन तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी लोग यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित विज्ञान भारती थर्ड में कक्षा 8 के लेसन 8 का किशोरावस्था पाठ का अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था पाठ के अंतर्गत हम सभी लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका एक दृश्य आपके सामने है, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य, लिंग निर्धारण, स्वास्थ्य पोषण योजना, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के कारण कुप्रभाव तथा नियंत्रण, परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो हम सभी लोग इस क्लास के अंतर्गत हम लोग उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, प्रजनन एवं जन स्वास्थ्य, लिंग निर्धारण, स्वास्थ्य पोषण योजना, इन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। जो शेष बचे हुए टॉपिक्स हैं उसे हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम सभी लोग सबसे पहले उम्र के साथ शारीरिक बदलाव को देखेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट पार्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। साथियों, बिना देर किए हुए हम सभी लोग अपने किशोरावस्था पाठ के अंतर्गत मुख्य टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किशोरावस्था होता क्या है। तो किशोरावस्था जो होता है वह 10 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो आयु होती है वह किशोरावस्था कही जाती है। जैसे जैसे हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के हाथ छोटे थे, पैर छोटे थे, हमारे शरीर के सारे बनावट छोटे थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती गई, हमारी उम्र बढ़ती गई, तो हमारे शरीर में भी कुछ बदलाव होते गए। उन सभी बदलावों को कुछ अवस्थाओं के अंतर्गत बांटा गया है। तो जो अवस्था होती है 10 वर्ष या 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो अवस्था मानी गई है, वह अवस्था किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। तो आइए हम लोग अपने पुस्तक का अध्ययन करते हैं। आपने पिछली अध्याय में जीवों के जनन के बारे में पढ़ा। आप लोग यदि हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर प्लेलिस्ट में जा करके यूपी बोर्ड SCRT साइंस प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोज को आप लोग देख सकते हैं। तो आपने पिछले अध्याय में जीवों के जनन के बारे में पढ़ा है। मनुष्य तथा बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु के पश्चात ही जनन क्षमता को प्राप्त करते हैं। पिछले लेसन में जो लेसन था जंतुओं में जनन, उसमें जो जनन या प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वह मनुष्य हो या जानवर हो, उसके अंतर्गत हम लोग यही सीखे कि जो प्रजनन की क्रिया होती है वह एक निश्चित आयु के बाद ही होती है, एक निश्चित समय के बाद ही होता है। यह नहीं है कि शिशु हुआ तुरंत प्रजनन क्रिया शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक एक निश्चित समय नहीं होगा तब तक प्रजनन क्रिया प्रारंभ नहीं होती है। तो यह क्षमता जो है शरीर में कुछ बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तनों के पश्चात ही होती है, जिसमें हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे शरीर में जो है हार्मोन्स की कुछ महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे हमारे शरीर में शारीरिक चेंजेस होते हैं और जिसकी वजह से प्रजनन क्रिया में हम लोग प्रतिभाग कर सकते हैं या फिर हमारे अंदर प्रजनन क्रिया हेतु अंग विकसित हो जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि यद्यपि जन्म से ही
यद्यपि जन्म से ही शिशु में वृद्धि एवं विकास के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ये आपको बताया गया है अभी कि जब हम बच्चे थे तो हमारे हाथ, पाँव, अंगुली, जितने भी अंग शरीर में सब छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए हमारे शरीर के अंगों का भी विकास होता गया। परंतु जब 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आ जाती है, तो इस बात का संकेत है कि बच्चे किशोरावस्था में कदम रख रहे हैं। यह मुख्य पॉइंट है कि 10 वर्ष से 11 वर्ष, यदि हम सभी की आयु 10 वर्ष या 11 वर्ष के आसपास हमारी आयु हो गई है, तो हम लोग किशोरावस्था में आ चुके हैं। और यह कब तक किशोरावस्था चलता है? 18 से 19 वर्ष तक का जो आयु होता है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। इस इकाई में हम किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं हमारा जो मुख्य पॉइंट है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किशोरावस्था वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होता है, वह एक प्राकृतिक चीज है, नेचुरल चीज होता है, वह सब में ग्रोथ होता है। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। हम अभी इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि हमारे शरीर में जब चेंजेज आते हैं, हम प्रजनन क्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं या फिर प्रजनन क्रिया हेतु हमारे शारीरिक अंगों में विकास हो जाता है, तो हम किशोरावस्था में उस समय पहुंच चुके होते हैं। और वह जो अवस्था होती है वह 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहती है। जो किशोरावस्था होती है वह 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस समय किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं, तो इस पाठ को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अवस्था ऐसा होता है जिस अवस्था में आप बन भी सकते हैं और अपने भविष्य को बिगाड़ भी सकते हैं। आप लोग विद्यालय से इसलिए जुड़े हैं कि आप लोग अपने भविष्य को संवार सकें, तो आप लोग इस पाठ को ध्यान से देखिएगा। तो हम देखते हैं कि किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव। किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव क्या क्या होते हैं? तो जो किशोरावस्था जब आती है या फिर हम लोग किशोरावस्था में हैं, प्यारे बच्चे आप सभी लोग किशोरावस्था में हैं, तो आप स्वयं एक अनुमान कर सकते हैं कि आप में क्या बदलाव हुआ। जैसे कि आपके लंबाई में वृद्धि हो गई, आप जब छोटे थे आज आप बड़े हो गए हैं। आपके आवाज़ में भारीपन हो गया, लड़के जो हैं उनकी आवाज़ में भारीपन आ गया और जो लड़कियां हैं उनके आवाज़ में मधुरता आ गई। बच्चे जो हैं बालक वर्ग में जो हैं उनके चेहरे पर बाल उगने लगे, शरीर पर कई जगह पर बाल उगने लगे और लड़कियों में कुछ और भी विकास जैसे स्तन का विकास होने लगा। तो ये सब चेंजेस जो हैं हम सभी को किशोरावस्था में मिलते हैं। किशोरावस्था में हमारे शारीरिक बदलाव जो मुख्य रूप से हैं उन सभी को हम इस पुस्तक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस पुस्तक में जो पाठ किशोरावस्था दिया हुआ है इसे आप लोग बहुत ही गंभीरता से पढ़िएगा, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, सीरियस होकर के पढ़िएगा। किशोरावस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1 से 2 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो जाता है। जो बालिकाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें किशोरावस्था जो प्रारंभ होता है वो लड़कों की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो जाता है। इन शारीरिक तथा मानसिक बदलाव की शुरुआत बालक बालिकाओं में अलग अलग हो सकती है। जिनके शरीर में जैसे हार्मोन्स का स्रावण होगा उनके शरीर में वैसे बदलाव होते रहेंगे। किशोर तथा किशोरियों में किशोरावस्था के समय होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। जैसे पहला परिवर्तन क्या होता है? लंबाई में वृद्धि। पहला परिवर्तन क्या होता है? लंबाई में वृद्धि होता है। तो इसको हम देखते हैं कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है, जिस कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती हैं और बच्चा लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं।
लड़कियां जो होती हैं लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। 18 वर्ष की आयु तक लड़के और लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई में वृद्धि कर लेते हैं। अर्थात हमारी जो लंबाई होती है वह 18 वर्ष तक अधिक से अधिक बढ़ती है। अलग अलग बच्चों की लंबाई में वृद्धि दर भी भिन्न भिन्न होती है। किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर तो निर्भर करती ही है, साथ ही असंतुलित आहार की भी लंबाई को प्रभावित करता है। जैसे मान चलिए कि अब अभी हम लोग बात करते हैं कि 18 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें लंबाई बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो लंबाई बढ़ता है, लेकिन लंबाई के बढ़ने में उनके आनुवंशिकता का भी प्रभाव होता है। जिन बच्चों के माता पिता छोटे होते हैं उन बच्चों की लंबाई भी छोटी ही होती है अक्सर, या फिर वे बच्चे जो संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं उन बच्चों का भी सही रूप से ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो आनुवंशिकता जो है सो है ही, हम सभी लोगों को अपने भोजन में संतुलित आहार लेना चाहिए। किशोरावस्था में जो हमारे शारीरिक बदलाव होते हैं उसमें अगला बदलाव जो है शारीरिक बनावट में जो परिवर्तन होता है। तो किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है, लड़कियों के कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी दिखाई देने लगती है। लड़कों का इस सब बॉडी वॉडी बनने लगता है। स्वर में बदलाव, अगला जो शारीरिक बदलाव होता है वह स्वर में बदलाव होता है। इसे भी देखते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि किशोरों की आवाज भारी, किशोरियों की आवाज मधुर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि किशोरावस्था में स्वर यंत्र लैरिंक्स विकसित होकर बड़ा हो जाता है। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस उभार को कंठमणि या एडम एपल कहा जाता है। लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः ये दिखाई ही नहीं देती हैं। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व पिच वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा तथा भारी होता है। तो जो आवाज में परिवर्तन होता है कि किशोरावस्था में जो लड़कों का होता है आवाज वो भारी होता है और लड़कियों का जो आवाज होता है वह मधुर हो जाता है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि लड़कों का जो कंठमणि होता है वह उभर जाता है, यहाँ पर है, और लड़कियों का कंठमणि जो है वो उभरा नहीं होता है, मुख्य रूप से वो दिखाई ही नहीं देता है। अगला जो परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में सक्रियता आ जाती है। किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियों एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इन ग्रंथियों के अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियां, कील और मुहासे निकलने लगते हैं। फुंसियां, कील और मुहासे निकलना यह किशोरावस्था में अधिकतर होता है। जननांगों की परिपक्वता, अगला जो चेंजिंग होता है वह जननांगों की परिपक्वता होती है। किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है। लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। अगला जो परिवर्तन होता है वह है मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं, जो मानसिक विकास का सूचक है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियां किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं ना अपने आप को लीडर समझने लगते हैं, अपने आप को बहुत समझदार समझने लगते हैं। ऐसा होता नहीं है, वो बहुत समझदार होते नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसे चेंजिंग होते हैं कि उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो किसी की बात सुनते ही नहीं है, माता पिता से भी लड़ जाते हैं, अपने दोस्तों से भी लड़ जाते हैं, ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब किशोरावस्था का लक्षण जो होता है। आगे देखते हैं, वे तर्क वितर्क करके निर्णय लेने लगते हैं, वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा होने लगती है। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होते हैं। किशोरावस्था जो होता है यह बहुत ही जरूरी है, यह हम सभी लोग इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो इस किशोरावस्था जो 10 से
11 से जो होता है 10 से 11 वर्ष और 18 से 19 वर्ष, अर्थात 11 से सब किसी से कहिए 11 से 19 वर्ष तक की जो आयु होती है वो किशोरावस्था की आयु होती है। और यह आयु जो होती है यह बनने और बिगड़ने दोनों की आयु होती है। तो कक्षा 8 में पढ़ने वाले आप सभी छात्र एवं छात्राएं, इस अवस्था में आप लोग अपने सभी एनर्जी को पढ़ाई पर लगाइए और आप लोग भविष्य में कुछ करके दिखाइए। आगे इस पाठ के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। किशोरावस्था में तो हम लोग देखते हैं कि लंबाई में वृद्धि होती है, स्वर में भारीपन आता है और इसके साथ ही जननांगों की परिपक्वता होती है, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में सक्रियता आ जाती है, मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी विकसित होते हैं। देखते हैं, जननांगों के आधार पर जन्म के समय से ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है। जननांग के आधार पर हम ये पहचान लेते हैं कि जो पैदा हुआ शिशु है वह लड़का है या लड़की है। परंतु कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं और यही जो लक्षण होते हैं यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे किशोरावस्था में लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी मूंछ तथा लड़कियों में स्तनों का विकास आदि होने लगता है। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों को समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ हार्मोन स्रावित होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वह नलिका विहीन होती हैं, जिस कारण स्रावित होकर रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचता है और अपना कार्य करता है। एक मनुष्य का चित्र भी दिया हुआ है और इसके अंतर्गत होने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में भी दिया हुआ है। जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, अग्न्याशय है, वृषण है। स्त्रियों के लिए अंडाशय की स्थिति है, स्त्रियों के लिए अंडाशय की स्थिति है। इसे आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, कुछ और भी जाने के अंतर्गत है कि श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लाल ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्पोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि, लाल ग्रंथि, ये सब जो ग्रंथियां होती हैं यह नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है। तो मनुष्यों में कौन से हार्मोन का स्रावण होता है? तो टेस्टोस्टेरोन याद कर लीजिएगा सब लोग। मनुष्यों में टेस्टोस्टेरोन, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मुंह से दाढ़ी निकलने लगती है। इसी तरह अंडाशय से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन, और स्त्री हार्मोन जो कौन सा स्राव होता है वह एस्ट्रोजन। स्त्रियों में एस्ट्रोजन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ये दोनों याद कर लीजिएगा, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। अगला पॉइंट है प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य। प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य, तो प्रजनन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने की क्रिया ही प्रजनन कहलाती है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जब किशोरों के वृषण नर युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं किशोरियों के अंडाशय अर्थात मादा युग्मक अंडाणु उत्पन्न कर ले लगते हैं तो वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जनन अवधि 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है।
स्त्रियों के अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतरी दीवार मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। इसे ऋजुस्राव या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु निषेचित हो जाता है तो युग्मनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, जिससे गर्भधारण हो सके। रितु की दादी आजकल चिंतित हैं कि बहू को दूसरी बार कहीं लड़की न हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यह पॉइंट जो है लिंग निर्धारण के अंतर्गत है। यह जो है यह लिंग निर्धारण के अंतर्गत है। सभी लिंग निर्धारण ये हम जो पढ़ रहे हैं लिंग निर्धारण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, आपको पहले हम बता देते हैं कि हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि कहते हैं कि जिसके घर में सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही हैं तो कहते हैं कि यह औरत सही नहीं है, इसकी वजह से सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही हैं। लेकिन यह भ्रांति गलत है। लड़की या लड़का होना यह पुरुष के हाथ में है, न कि महिला के हाथ में है। लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इसका वजह सिर्फ पुरुष होता है। पुरुषों के गुणसूत्रों की वजह से ही लड़की या लड़का पैदा होता है। इसको हम लोग देखते हैं। रितु की दादी आजकल चिंतित हैं कि बहू को दूसरी बार भी कहीं लड़की न हो जाए। आइए हम जानने का प्रयास करें कि गर्भ के अंदर शिशु के लिंग निर्धारण कैसे होता है। दरअसल निषेचित अंडाणु अर्थात युग्मनज में शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश युग्मनज में धागे जैसी संरचना गुणसूत्र में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। याद कर लीजिएगा आप सभी लोग, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ा अर्थात कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े जो होते हैं अर्थात जो 44 गुणसूत्र होते हैं पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं। पुरुष तथा स्त्रियों में समान। पुरुषों में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े, जिसमें 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वह स्त्रियों और पुरुषों में एक जैसे होते हैं, अर्थात वे सभी जो गुणसूत्र होते हैं वह XX गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? XX गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होता है वह 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इनसे भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये लिंग गुणसूत्र X तथा Y के रूप में पहचाने जाते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। स्त्रियों में जो 23वां गुणसूत्र होता है वह XX होता है और पुरुषों में जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वह XY होता है। आप लोगों को बता दिया गया कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 46। तो 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं 22 गुना 44 अर्थात 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं एक जैसे होते हैं, वह XX होते हैं। मतलब पुरुष में भी XX, महिला में भी XX। लेकिन जो 23वां जो गुणसूत्र होता है वही लिंग निर्धारण करता है। तो जो 23वां गुणसूत्र होता है वह स्त्रियों में XX ही होता है, परंतु पुरुषों में जो वह गुणसूत्र होता है वह XY गुणसूत्र होता है, XY गुणसूत्र होता है। तो जब यह X गुणसूत्र इस महिला के X गुणसूत्र से मिलेगा तो X ही मिलेगा, अर्थात यह लड़की को संकेत करता है कि यह क्या होगा? लड़की होगी। लेकिन पुरुष का जब Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिल जाएगा तो वह हो जाएगा XY अर्थात लड़का पैदा होगा। निर्धारण करने की क्षमता किसके अंतर्गत हुई? पुरुषों के अंतर्गत हुई, क्योंकि पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों का जो Y गुणसूत्र होता है महिला के X गुणसूत्र से मिलता है, तब जाकर के XY गुणसूत्र बनते हैं और जाके लड़का पैदा होता है। इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जो हम अभी बता रहे थे वही चीज है कि देखिए यह Y गुणसूत्र है या X गुणसूत्र है। अगर जो Y गुणसूत्र है X से मिलेगा तो XY हो जाएगा, तो लड़का पैदा हो जाएगा।
और XX मिलेगा तो लड़की पैदा हो जाएगी। एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं, मनुष्यों में कुल 46 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो जो 22 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, अर्थात वह पुरुषों में भी XX होते हैं और महिलाओं में भी XX होते हैं। क्लियर? लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है वह महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। इसको हम फीमेल कर देते हैं, इसको हम मेल कर देते हैं। यह 23वां गुणसूत्र है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र है। तो महिलाओं में XX होता है, पुरुषों में XY होता है। निषेचन के समय यदि महिला का और पुरुष का दोनों का XX गुणसूत्र यदि मिल गया तो लड़की होगी। क्या होगी? लड़की, गर्ल पैदा होगी। क्या पैदा होगी? गर्ल पैदा होगी। लेकिन यदि यह X और यह Y मिल गया तो XY गुणसूत्र होगा और यहाँ पर जाकर के बॉय पैदा होगा। क्या पैदा होगा? बॉय पैदा होगा। XY गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का और XX गुणसूत्र मिलता है तो लड़की पैदा होगी। इस तरह से मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण करने की क्षमता पुरुषों के अंतर्गत होती है। हमारे समाज में महिलाओं को गलत दोष दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, दिया भी है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि पुत्र के लिंग निर्धारण के लिए Y गुणसूत्र केवल पुरुषों में ही पाए जाते हैं। इसलिए पुत्र पैदा न होने पर स्त्रियों को दोष ठहराना अवैज्ञानिक है। समाज में संतान के लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित करना पूर्णतः गलत तथा निराधार है। अतः इस संबंध में सामाजिक जागरूकता पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता है। कुछ और भी जाने। समाज में शिशु लिंगानुपात की असमानता को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाई गई है। अगला पॉइंट है आपके पाठ के अंतर्गत किशोरावस्था में पोषण का महत्व। किशोरावस्था में पोषण का महत्व। तो किशोरावस्था के दौरान किशोर किशोरियों का तीव्र गति से, यहाँ पर यह है तीव्र गति से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता रहता है और वे जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें भूख अधिक लगती है। अतः किशोरावस्था में पौष्टिक एवं संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। लगातार होने वाली वृद्धि तथा सक्रियता के कारण किशोर तथा किशोरियों को भोजन में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस, चना, राजमा आदि लौहयुक्त प्रचुर खाद्य जैसे हरी सब्जियां, गुड़ तथा फलों को अधिकता में शामिल करना चाहिए। ताजी हवा में टहलना, व्यायाम करना, बाहर खेलना, शरीर को स्वस्थ रखना, योगासन तथा ध्यान भी मानसिक शक्ति तथा शांति के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है किशोरावस्था में कुपोषण के कारण। किशोरावस्था में कुपोषण के कारण क्या होते हैं? जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इसको अभी अनुभव करेंगे। आप लोग करते क्या है कि अपने शरीर को मस्त बनाने के लिए अभी आप लोग ये होता न सोच रहे हो, लेकिन जैसे ही कक्षा 8 आप लोग पास करेंगे आप लोगों के माइंड में ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि आप लोग अपने शरीर को मस्त बनाने के लिए, सुडौल बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग अप करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? कम खाएंगे, कहीं अधिक खाएंगे तो पेट निकल जाएगा, कम खाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? सोचेंगे हमारा शरीर बन रहा है, लेकिन नहीं, वहीं आपका गलती आपसे हो जाती है कि आप कमजोर होने लगते हैं, आप कुपोषित होने लगते हैं। और जो आपका शरीर सोचते हैं कि जो बॉडी बिल्डअप होगा ना वो एकदम सुखंडी जैसा हो जाता है, एकदम आप टिंडी फिसड्डी हो जाते हैं। इसलिए अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग कक्षा 8 में हैं और कक्षा 9 में ऐसा करने वाले हैं तो ऐसा न करिए, आप लोग अभी ध्यान दीजिए। आप सभी लोग अपने संतुलित आहार पर ध्यान जरूर दीजिएगा। देखते हैं इस अवस्था में किशोर किशोरियां स्लिम तथा आकर्षक दिखने के उद्देश्य से शरीर की आवश्यकता से कम भोजन लेने लगते हैं। फलस्वरूप वे कई बीमारियों तथा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को अभी बताया कि अपने भोजन में आप संतुलित आहार जरूर लीजिएगा, नहीं तो आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि किशोरावस्था में तेजी से होते हुए बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों के कारण उपापचयी क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं, जिससे शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है।
जैसे देखिए, किशोरावस्था में हम सभी के शरीर में बहुत तीव्रता से परिवर्तन होता रहता है, तो जिससे उपापचयी जो क्रियाएँ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो हमारे शरीर को उस समय अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है, अत्यधिक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो कई बार किशोर-किशोरियों द्वारा उस अनुपात में भोजन नहीं लिया जाता है। हमें जितना चाहिए होता है, उतना हम लोग खान-पान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, किशोर-किशोरी कुपोषित हो जाते हैं। ठीक, ये तो दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण क्या है कि लापरवाही तथा बंधनों को तोड़ने की मानसिक उत्तेजनावश किशोर-किशोरियाँ घर के बने ताजे भोजन के स्थान पर पैक पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य तथा जंक फूड को प्राथमिकता देने लगते हैं। हाँ, आप सभी लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, एग रोल ये सब खाने लगते हैं, जो कि नुकसानदेह होता है। इन खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, जिसके कारण आप कुपोषित हो जाते हैं। आप पिज़्ज़ा, बर्गर खा कर के अपने पेट को तो आप भर लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमारा पेट तो भर गया, लेकिन नहीं, वो आपका संतुलित आहार नहीं होता है, जिससे कि जितने आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, वह नहीं मिल पाता है और आप सभी लोग कुपोषित हो जाते हैं। कक्षा 8 तक तो आप अभी मेंटेन हैं, लेकिन कक्षा 9 में जाने पर 9 से क्लास 12 तक आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाले हैं। तो हम आपको अभी बता देते हैं कि आप लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हुए अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यह किशोरावस्था ऐसा अवस्था होता है जिसमें आप लोग अपने जीवन का नींव बनाते हैं और इसी अवस्था में अपने जीवन के नींव को बिगाड़ भी सकते हैं। तो आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो 19 साल तक, 20 साल तक अपने आप को लगन के साथ रखिए, एकाग्रित रखिए, एकाग्रचित्त रखिए और पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए। आगे है स्वास्थ्य पोषण योजनाएं। यदि हमारे जो किशोर-किशोरी हैं, अगर वह कुपोषित हो जा रहे हैं, अपने आप को हैंडसम दिखाने के लिए, अपने आप को स्लिम और आकर्षक दिखाने के लिए आवश्यकता के अनुसार भोजन नहीं ले रहे हैं, तो कुपोषित हो जा रहे हैं। डिब्बा बंद खाने का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुपोषित हो जा रहे हैं। और जितना तेज़ी से उपापचयी क्रियाएँ हो रही हैं, उसके अनुसार से हमें आवश्यक प्रोटीन, विटामिन्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम कुपोषित हो जा रहे हैं। तो इस कुपोषण को दूर करने के लिए स्वास्थ्य पोषण योजनाएँ गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई हैं, जिसका हम सभी को उपयोग करना चाहिए और अपने शरीर को कुपोषण से दूर रखना चाहिए। देखते हैं कि स्वास्थ्य पोषण योजनाएँ कौन-कौन सी हैं। स्वस्थ समाज के लिए निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य पोषण योजनाएँ सरकार द्वारा संचालित हैं, जो निम्नलिखित हैं। जैसे ICDS समेकित बाल विकास वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम व पोषण स्वास्थ्य परामर्श, किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल स्वास्थ्य विभाग जो करता है वह टीकाकरण करता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वह स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य करता है। यह आपकी किताब में दिया भी हुआ है, इसे आप देख सकते हैं कि ICDS जो कार्यक्रम समेकित बाल विकास कार्यक्रम है, वह वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच व पोषण स्वास्थ्य परामर्श, किशोर किशोरियां, गर्भवती माँ की देखभाल का कार्य करता है। स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण के लिए उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। RBSK ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, पोषण पुनर्वास केंद्र, बिफ्स आयरन, विटामिन एवं आयोडीन वितरण संबंधी कार्यक्रम जो होते हैं, वह किशोरियों को आयरन व कृमिनाशक गोली उपलब्ध कराने और गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां देना व डीवार्मिंग करना, इस सब का निगरानी करते हैं। पंचायती राज जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है, वह शौचालय का निर्माण और साफ सफाई कराने पर काम करती है। और आप जो विद्यालय में पढ़ते हैं तो विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मध्याह्न भोजन यानी कि MDM आप सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चलाया जाता है। आप कुपोषित न हो, इसलिए मेन्यू के तहत हर सप्ताह में प्रत्येक दिन अलग अलग भोजन दिया जाता है, जिससे कि आपको आवश्यक मात्रा के रूप में प्रोटीन और ऊर्जा मिल सके, जो इससे आप कुपोषित न हो।
पाठ्यक्रम में पोषण एवं स्वास्थ्य की विषय वस्तु को समाहित करके जागरूक किया जा रहा है। इस तरह से यह गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य पोषण योजनाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे का जो पार्ट है, जो शेष पॉइंट्स हैं, उसे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।